स्कैरी एक्सप्रेस की डरावनी कहानियों में आपका स्वागत है। अगर आपको भूतिया कहानियां पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें ऐसी ही और खौफनाक कहानियों के लिए। आज की कहानी है महाकुंभ का श्राप, एक ऐसा सच जो डर से भी परे है। क्या आपने कभी सोचा है कि महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं लेकिन कुछ कभी वापस नहीं जाते? क्या ये सच में सिर्फ हादसे होते हैं या फिर कोई अनदेखी ताकत उन्हें अपने अंदर खींच लेती है? आज मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है प्रयागराज महाकुंभ की, जब मैं और मेरे 3 दोस्त यश, रोहित और समीर वहां गए थे। हम चारों इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये यात्रा हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। हम सब बचपन के दोस्त थे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ हमारी व्यस्त जिंदगियों ने हमें दूर कर दिया था। फिर एक दिन यश ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजा, भाई लोग, इस बार महाकुंभ चलना है, सुना है वहां का अनुभव जिंदगी बदल देता है। रोहित और समीर झट से तैयार हो गए, लेकिन मैं हिचकिचा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर था। फिर भी दोस्तों की जिद के आगे मेरी एक न चली। हमने अपनी कार से मुंबई से प्रयागराज तक का सफर तय करने का प्लान बनाया। एक रोड ट्रिप जिसमें ढेर सारी मस्ती और रोमांच होना तय था। जैसे ही हम हाईवे पर निकले, सड़कें सुनसान लग रही थी। चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था और दूर दूर तक बस गाड़ियों की हल्की रोशनी दिख रही थी। हम सबने अपनी प्लेलिस्ट लगा दी और सफर के मजे लेने लगे। कभी किसी पुराने स्कूल के गाने बजते तो कभी जोशीले ट्रैक्स पर हम सब झूम उठते। हमारे ठहाके गाड़ी के भीतर गूंज रहे थे जब अचानक गाड़ी के रेडियो पर एक अजीब सा स्टैटिक नॉइज आने लगा। रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया था, जबकि हमने उसे छुआ तक नहीं था। भाई, ये क्या मजाक कर रहा है? रोहित ने घबरा कर कहा। समीर ने झेंपते हुए रेडियो को बंद किया, लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, उसमें से एक धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज आने लगी, मत आओ, ये तुम्हारी आखिरी यात्रा होगी। हम सब सन्न रह गए। समीर ने झटपट रेडियो बंद कर दिया। हम सबने इसे महज टेक्निकल खराबी मान लिया और सफर जारी रखा, लेकिन कहीं न कहीं हमारे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर चुकी थी। रात के लगभग 12 बजे जब हमारी गाड़ी एक सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी, तभी हमें सड़क किनारे एक परछाई सी दिखी। गाड़ी की हेडलाइट के उजाले में हमने देखा, सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। हमारे पास पहुंचते ही उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखें साफ नहीं थी, एकदम गहरी, काली, खाली। भाई, तेज चला, समीर ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। रोहित ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा, वो गायब हो चुकी थी। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डर हमारी आंखों में साफ झलक रहा था। करीब 1 घंटे बाद हम एक पुराने ढाबे पर रुके। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने हमें अजीब निगाहों से देखा और कहा, बेटा, महाकुंभ में रात को घाट पर मत जाना। वहां वो चीजें रहती हैं जो इंसान नहीं है। हमने इसे मजाक समझा और खाना खाकर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही हम ढाबे से चले, पीछे मुड़कर देखने पर वो बूढ़ा आदमी कहीं नहीं था। हमने तो उसे वही बैठा छोड़ा था, लेकिन अब उसकी जगह खाली थी। हम रात के 3 बजे प्रयागराज पहुंचे। वहां का माहौल अद्भुत था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, भजन कीर्तन की गूंज और घाटों पर जलते हुए असंख्य दीपक। ये सब देखकर हमें एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ। हमने ठहरने के लिए एक होटल बुक किया और थोड़ा आराम करने के बाद रात को गंगा घाट की ओर निकल पड़े। वहां जाकर हमने पहली बार उस अनजानी लड़की को देखा। वो सफेद साड़ी में खड़ी थी, गंगा की ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। जब हमने उसकी ओर देखा तो उसने अचानक हमारी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी।
हमें एक अजीब सा डर महसूस हुआ। हमने सोचा ये कोई आम श्रद्धालु होगी, लेकिन जब हम वापस होटल आए तो हमारी नींद अजीब सपनों से भरी हुई थी। अगले दिन हमने पूरा दिन महाकुंभ में बिताया, साधुओं से मिलना, स्नान करना और अलग अलग जगहों की यात्रा करना। सब कुछ बहुत रोमांचक था, लेकिन हमारे मन से वो सफेद साड़ी वाली लड़की निकल ही नहीं रही थी। रात होते ही हमने दोबारा घाट जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार माहौल पहले से ज्यादा अजीब था। जैसे ही हम घाट पर पहुंचे, हमें वही लड़की फिर से दिखी। वो इस बार गंगा के किनारे खड़ी थी, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें उससे मिली, उसने अचानक पानी में छलांग लगा दी। हम दौड़कर किनारे पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं था। पानी एकदम शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम बेहद डर गए और तुरंत होटल वापस चले आए। लेकिन जैसे ही हमने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, वो लड़की वहीं खड़ी थी, सीधे हमारी खिड़की की ओर देख रही थी। हमारी चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक वो गायब हो गई। रात के 3 बजे यश ने कहा कि उसे गंगा में डुबकी लगानी है। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही उसने पहला कदम पानी में रखा, घाट पर जलते सारे दीपक बुझ गए। तेज हवा चलने लगी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। यश ने जैसे ही गोता लगाया, वो गायब हो गया। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। अगले 3 दिन तक उसकी तलाश होती रही, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरी दिन गंगा के किनारे हमें वही सफेद साड़ी वाली लड़की खड़ी दिखी। वो धीरे से मुस्कुराई और पानी में समा गई। यश के लापता होने की खबर पूरे महाकुंभ में फैल गई। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए गोताखोर भेजे, लेकिन 3 दिन बाद भी उसका कोई अतापता नहीं चला। हमें पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां एक बूढ़े दरोगा ने हमें अजीब नजरों से देखा और कहा, तुम्हें वहां जाने से पहले सोचना चाहिए था। कई सालों से हर महाकुंभ में लोग ऐसे ही गायब होते आए हैं, और जो आखिरी बार उस लड़की को देखते हैं वो कभी नहीं लौटते। हम सब सिहर उठे। यश को हमने खो दिया था, लेकिन उसके साथ हमने अपनी जिंदगी का चैन भी खो दिया। आज भी जब महाकुंभ का नाम सुनता हूं, वो सफेद साड़ी वाली लड़की आंखों के सामने आ जाती है और कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है, गंगा में मत जाना, वरना वापस नहीं पाओगे। कहानी अब और गहरी हो रही थी। हम चारों दोस्त, यश, रोहित, समीर और मैं, अब एक अजीब और डरावनी दुनिया में फंस चुके थे। महाकुंभ के शांत जल और श्रद्धा से भरे माहौल के नीचे कुछ और था, कुछ ऐसा जो हमसे हमारी जान लेने के लिए तैयार था। यश के गायब होने के बाद हमारी मानसिक स्थिति एकदम टूट चुकी थी। हम किसी से ये नहीं कह पा रहे थे कि हमने क्या देखा। हम जैसे थे वैसे ही चल पड़े थे महाकुंभ में, लेकिन अब सब कुछ बदला हुआ था। जब से यश गायब हुआ, हमें लगता था कि हर किसी की नजरें हम पर टिकी थी। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे हम हमेशा किसी की नजर में थे और हर कदम पर कोई हमारे पीछे था। तीसरे दिन हम फिर से घाट के पास पहुंचे। अब तक हमें पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि ये सब महाकुंभ का सच्चा रूप है। घाट पर दीप जलाए गए थे, श्रद्धालु आ जा रहे थे, लेकिन हमें कोई शांति नहीं मिल रही थी। हमारे अंदर डर समा चुका था। रोहित, क्या तुमने उस लड़की को देखा? मैंने धीमे से कहा। तुम भी? समीर? रोहित ने डरते हुए जवाब दिया, वो लड़की हमें लगातार फॉलो कर रही है। मुझे लगता है वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकते हम। समीर ने कहा, अगर गंगा ने हमें चुना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक दूसरे को देख रहे थे और वो सफेद साड़ी वाली लड़की हमारे दिमाग में हर पल घूम रही थी। कभी हमारे सामने आकर हंसती, कभी अचानक गायब हो जाती। लेकिन जो डर था वो और भी गहरा हो गया जब चौथे दिन रात को हम सब एक छोटी सी कुटिया में रुके। कुटिया के बाहर से एक अजीब सी फुसफुसाहट आ रही थी। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम नहीं बच सकते। हमने सोचा कि शायद ये किसी और का डर था,
लेकिन जब हमने कुटिया का दरवाजा खोला तो वो लड़की अंदर खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसकी हंसी में कोई इंसानी लहजा नहीं था। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तुम लोग जो समझ रहे हो वो कुछ और है। महाकुंभ का सच देख लिया है तुमने, अब तुम नहीं बचोगे, उसने कहा और हम सभी सिहर उठे। उसके शब्दों में एक गहरी गूंज थी, जैसे हर शब्द हमारा पीछा कर रहा हो। तुम यश को वापस नहीं ला सकते और ना ही खुद को बचा पाओगे, उसने हमसे कहा और हम सब बेहोश हो गए। जब हम उठे तो हमें एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। यश का चेहरा हमारे सामने था, लेकिन वो नहीं था। उसकी आंखों में खालीपन था और उसकी आवाज किसी अजनबी की थी। तुम सब सोच रहे हो कि मैं मर चुका हूं, यश ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। मैं अब यहां हूं, महाकुंभ की गहराई में। तुम सब आ चुके हो, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। हमने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन हम किसी अजीब शक्ति द्वारा खींचे जा रहे थे। हम चारों को एक ही स्थान पर खींचा गया और फिर वही सफेद साड़ी वाली लड़की हमारे सामने आई। वो धीरे से मुस्कुराई और हमारी दिशा में बढ़ने लगी। उसकी आंखों में कोई शिफ्ट नहीं था, बस वो हमसे कुछ चाहती थी, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे थे। हमने सोचा कि हम कहीं और चले जाएं, लेकिन हमारी हर कोशिश व्यर्थ हो गई। उसी दिन शाम को हमें एक साधु बाबा मिले जो हमेशा घाट पर बैठा रहता था। उसकी आंखें गहरी और शांत थी और वो जैसे सब कुछ जानता था। तुम लोग अभी भी यहां हो? उसने हमें देखा और फिर धीमे से बोला, तुम जान नहीं पा रहे हो कि यहां क्या हो रहा है। महाकुंभ का ये स्थान केवल आस्था से भरा नहीं है, यहां कुछ और भी है। वो लड़की, वो सफेद साड़ी वाली, वो महाकुंभ का सच है। हमें यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा ने हमें बताया कि महाकुंभ में जो लोग साल दर साल आते हैं, कुछ बुरी ताकतों की ओर खींचे जाते हैं, और जो महाकुंभ में रात के समय घाट पर आते हैं, वे कभी वापस नहीं लौटते। तुम लोग अब महाकुंभ के श्राप से मुक्त नहीं हो सकते, बाबा ने कहा। तुम्हें गंगा के पानी में समाने से पहले समझना चाहिए था कि तुम किसके रास्ते पर चल रहे हो। अब इस भूतिया दुनिया से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये सब सुनकर हमारी रूह कांप उठी। हम अब यहां थे और यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं था। वो सफेद साड़ी वाली लड़की हमसे एक कदम दूर खड़ी थी और जैसे ही उसने हंसते हुए हमारे पास कदम बढ़ाया, हमने महसूस किया कि अब ये हमारा अंतिम पड़ाव था। अचानक हमने गंगा के पानी में एक तेज लहर उठते देखी। सभी दीपक बुझ गए और एक अजीब सी हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। वो लड़की अब हमारे सामने खड़ी थी और फिर वो पानी में समा गई। हम सब इस रहस्यमयी घटना को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन तब हमें एहसास हुआ कि हमारी जिंदगियां अब कभी सामान्य नहीं होंगी। महाकुंभ का सच, वो डर, वो सच्चाई हमारे अंदर तक समा चुकी थी। वो लड़की और यश कभी वापस नहीं आए। हम अब जानते थे कि महाकुंभ में जो लोग रह जाते हैं, उनका कभी कोई अतापता नहीं मिलता। अब हम भी उसी दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हम चारों दोस्त सिर्फ अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में थे। यश का रहस्यमय गायब होना, सफेद साड़ी वाली लड़की की फुसफुसाहट और महाकुंभ के घाटों पर हमारे साथ घट रही अजीब घटनाएं हमें एक ऐसी अंधेरी दुनिया में धकेल चुकी थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हमारी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही थी। उस दिन के बाद से हम कभी भी चैन से नहीं सो पाए। हमारी नींद में हमेशा वो सफेद साड़ी वाली लड़की और गहरे पानी के अंधेरे साए दिखाई देते थे। हर सुबह उठते ही लगता कि हम उसी घाट पर हैं, जहां से हम भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती। हमने सोचा था कि अब हमें शहर से बाहर जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम वहां से बाहर जाने का प्लान बनाते, हमें एक अजीब शक्ति रोक लेती। जैसे ही हम महाकुंभ के विशाल मेले से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते, हम उसी घाट पर वापस पहुंच जाते थे। हम एक रात फिर से घाट पर पहुंचे और जैसे ही हम वहां पहुंचे,
हमें लगा कि हम बिल्कुल उसी जगह खड़े हैं जहां हमने यश को खोया था। पानी में गहरे साए मचल रहे थे और हवा में कुछ अजीब सा हलचल हो रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा, दोस्तों, अब हमें सच में यहां से निकलना होगा। अगर हमें मरना ही है तो कम से कम हम साथ मरेंगे। लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाए, हम सुनने लगे। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हारे कदम महाकुंभ के रहस्यों से भाग नहीं सकते। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी खौफनाक शक्ति की थी जो हमारे अंदर तक समा गई थी। हमारी सारी हिम्मत टूट गई। हम घबराए हुए थे, लेकिन हमने फिर भी एक साथ घाट के पास जाने का फैसला किया। यही वो जगह थी जहां हमने यश को खो दिया था, और अब हमें उस जगह का सच जानना था। हम चारों घाट के पास खड़े थे और तभी वही सफेद साड़ी वाली लड़की सामने आई। उसकी आंखें अब भी काली थी और उसकी हंसी जैसे हमारे कानों में घुसकर हमारे दिलों में डर भर देती थी। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, सही रास्ता देख रहे हो या फिर अपने अंत की ओर बढ़ रहे हो? उसने हंसते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे डर ने हमें जीने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ी? मैंने कांपते हुए कहा, क्या तुम हमें मारने आए हो? वो लड़की अब हमारे सामने थी और जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, उसने एक अजीब सा इशारा किया। हमें लगा कि कुछ गलत होने वाला है। तभी अचानक एक भयंकर आवाज गूंज उठी, अब तुम्हें रुकना होगा। तुम सब यही के हो, यही रहोगे। हमने देखा, उसकी आंखों में एक औरत का चेहरा दिखाई दिया जो अब हमारी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी हंसी अब और तेज हो गई। हमने गंगा की ओर देखना शुरू किया और हमें लगा कि ये वही रास्ता है जिसे हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम गंगा के किनारे पहुंचते, वहां पर एक और अजीब घटना घटी। पानी में गहरे उथल पुथल होने लगी और गंगा के पानी में हमें यश की आवाज सुनाई दी, मैं अब वापस नहीं आ सकता, तुम सब भी यहां के हो। यश की आवाज कहीं से आई। हमारी आंखों के सामने यश की कटी-फटी तस्वीर उभर आई। तुम अब कभी नहीं निकल सकोगे, उसने कहा। यह सब महाकुंभ के श्राप का हिस्सा है। अब हमें समझ में आया कि महाकुंभ सिर्फ एक मेले का नाम नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां आकर लोग अनजाने में एक खतरनाक जाल में फंस जाते थे। हम चारों अब महाकुंभ के इस रहस्य के शिकार बन चुके थे। यश का चेहरा अब हमारी आंखों के सामने था, लेकिन वो सिर्फ एक भूतिया छाया बन चुका था। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वो पानी में समा गया और हमें ऐसा लगा कि जैसे हम भी अब उसी गहरे अंधेरे में गिरने वाले हैं। हम घबराए हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी एक और बूढ़ी औरत हमारे पास आई जो हमें पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। वो शांत और डरावनी आवाज में बोली, तुम सब महाकुंभ के शापित लोग हो। तुमने इस यात्रा की शुरुआत की थी और अब तुम्हारी किस्मत महाकुंभ से जुड़ चुकी है। ये एक रास्ता है जहां कोई भी वापस नहीं लौटता। इस घाट पर हर साल किसी न किसी की आत्मा समाती है और इस बार तुम लोग उन आत्माओं में शामिल होने वाले हो। अब हमें पूरा यकीन हो गया कि हम महाकुंभ के श्राप में फंस चुके थे। उस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम सब यहाँ की भूली हुई आत्माओं का हिस्सा बन जाओगे। जैसे यश चला गया, वैसे तुम भी चले जाओगे। ये रहस्य हर साल महाकुंभ में होता है और इस बार तुम ही उसके शिकार बने हो। हमने और कुछ नहीं कहा, बस हमारी आंखों के सामने अंधेरा घेरने लगा। हम अब जानते थे कि हम महाकुंभ के रहस्य में फंस चुके थे और हमें हमेशा के लिए उसी अंधेरे में खो जाना था। हमारी कहानी अब एक खौफनाक सच्चाई बन चुकी थी और महाकुंभ के घाटों में हमारी आत्माएं कभी नहीं लौटने वाली थी। कहानी अब एक अजीब मोड़ पर पहुंच चुकी थी। महाकुंभ के घाटों में समाई हमारी आत्माएं और उन रहस्यमयी ताकतों का असर हमारे दिलों और दिमागों पर गहरे तक बैठ चुका था। हमें अब यह एहसास हो चुका था कि हम सिर्फ एक सख्त और खौफनाक जाल में फंस चुके थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस डर में एक और अजीब मोड़ आना बाकी था।
जो हमारी जिंदगी के बाकी हिस्से को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हमारे दिलों में बस एक ही सवाल था, क्या यश सचमुच चला गया था या वो किसी और रूप में वापस आएगा? महाकुंभ के उस रहस्य को हल करने के लिए हम सब एक साथ फिर से घाट पर पहुंचे, लेकिन इस बार हमारी आंखों में सिर्फ डर और उलझन थी। आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही हम वहां पहुंचे, गंगा के पानी में हलचल बढ़ने लगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। गंगा के शांत पानी में अचानक ही लहरें उठने लगी और कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। हमारी नजरें पानी में गहरे तक उतर रही थी, जब अचानक गहरे पानी से यश का चेहरा उभरा। हम सब सन्न रह गए। वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसने अपनी आखिरी बार हमें छोड़ा था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और उसका चेहरा पेंट की तरह सफेद हो चुका था। तुम सब मेरे साथ चलो, यश की आवाज आई। ये महाकुंभ के रहस्य का हिस्सा है। मुझे यहां से बाहर ले आओ। मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें कहने आया हूं। हमने उसे और घबराए हुए देखा। क्या यश वाकई वापस आ गया था या ये महाकुंभ की और कोई चाल थी? तुम्हें नहीं पता था, लेकिन महाकुंभ के घाटों के नीचे एक और दुनिया बसी हुई है। वहां सिर्फ आत्माएं नहीं, बल्कि ऐसी ताकतें भी रहती हैं जो इंसान की इच्छाओं को अपने कब्जे में लेती है। यहाँ के घाट, गंगा का पानी और वो सफेद साड़ी वाली लड़की, ये सब एक जाल है। तुम लोग इस जाल में फंस चुके हो। हम सब हैरान थे। यश जो कुछ कह रहा था वो पूरी तरह से हमारी समझ से बाहर था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो असली था। उसकी आंखों में जो खौफ था वो अब हमारी आंखों में भी समाने लगा था। मुझे यहां से निकलने का मौका मिला था, लेकिन मैंने गलती कर दी। मुझे पहले ही ये समझ जाना चाहिए था कि महाकुंभ का शाप बहुत ताकतवर होता है। मैं जितना भागने की कोशिश करता, उतना ही मैं यहां और फंसता जाता। और अब तुम्हें भी यहां रहना होगा। हमने यश से पूछा, क्या तुम हमेशा के लिए यही रहोगे? यश ने सिर झुका लिया। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। यहां की शक्तियां बहुत बलवान हैं। मुझे जो मिल रहा था वही तुम सबको मिलेगा। हम सब यहां हमेशा के लिए फंसने वाले हैं। तुम यहां की सच्चाई से भाग नहीं सकते। हमने देखा यश का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। उसकी आवाज भी अब कमजोर हो रही थी, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी को चुरा लिया हो। हमारी आंखों के सामने वो फिर से गहरे पानी में समा गया। हमने देखा यश पूरी तरह से गंगा के पानी में समा गया। हम सब वहां खड़े थे, पूरी तरह से जड़ हो चुके थे और समझ नहीं पा रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। यश तो चला गया, लेकिन हम कहां जाए? समीर ने कांपते हुए पूछा। हम सब अब फंस चुके हैं। तभी सफेद साड़ी वाली लड़की हमारी आंखों के सामने आई और उसने चुपचाप हमें देखा। उसकी आंखों में वही खौफनाक गहराई थी जो पहले कभी दिखी थी। अब हमें यकीन हो गया था कि यही वो ताकत थी जो महाकुंभ के घाटों को शापित कर रही थी। तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यही तुम्हारा रास्ता है, उसने कहा। तुम लोग अब यहाँ के हिस्से बन चुके हो। अब तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे। वो सफेद साड़ी वाली लड़की हमारे पास आई और हमारे चेहरे के सामने अपने हाथ उठाए। हमारी आंखों के सामने कुछ अजीब हुआ। हमने देखा कि हम सब अपने अपने घरों में पहुंच चुके थे, लेकिन जो हम महसूस कर रहे थे वो कोई आम एहसास नहीं था। हम अब भी महाकुंभ के घाटों में फंसे हुए थे, लेकिन अब ये हमारे शरीर से बाहर की दुनिया में था। घर लौटने के बाद भी हमें उसी डर और सस्पेंस का सामना करना पड़ा जो हम महाकुंभ में झेल चुके थे। हमने अपने घरों में जाने के बाद भी वो अजीब आवाजें सुनी। सफेद साड़ी वाली लड़की की छाया हमें हमेशा के लिए पीछा करने लगी और यश की बातों का रहस्य हमारे अंदर गहरे तक समा चुका था। अब हम जान चुके थे कि महाकुंभ की असली ताकत हमारे भीतर समाई हुई थी। हम चारों दोस्त अब भी अपनी जिंदगियों में वही खौफ महसूस करते थे। यश तो अब कभी वापस नहीं आया, लेकिन उसकी आत्मा और उसका डर हमारे साथ
हमेशा के लिए जुड़ चुका था। हम महाकुंभ के उस रहस्य से कभी बाहर नहीं निकल पाए। वो सफेद साड़ी वाली लड़की अब हमारे सपनों में भी आकर हमें याद दिलाती थी कि हम उस डर और शाप का हिस्सा बन चुके हैं। हमने महाकुंभ की यात्रा की थी, लेकिन हमारी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल चुकी थी। हम सिर्फ एक भूतिया कहानी का हिस्सा बन गए थे, और ये कहानी हर रात हमारे साथ जिंदा रहती थी। वही डर, वही रहस्य, वही अफसाना। और अब हम हमेशा के लिए उसी डर में खो चुके हैं।